Good morning, students and dear subscribers. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय मुकेश सर। आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। इससे संबंधित एआई ओपैरिन जो कि एक रसियन साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इससे संबंधित एक थ्योरी दी थी जिसे मटेरियलिस्टिक थ्योरी या फिर जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक उद्विकास कहते हैं। इन्होंने अपनी इस पूरी थ्योरी को 8 चरणों में डिवाइड किया था। इस वीडियो में हम केवल 4 चरणों का अध्ययन करेंगे। शेष 4 चरणों में क्या घटनाएं घटी थीं उन्हें हम अपनी अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारे साथ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ की ऑरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, हिंदी में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, थ्योरी किसने दी? एआई ओपैरिन ने। कब दी? 1924 एंड पब्लिकेशन किया 1936। इनकी बुक का नाम था द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। इस पूरी थ्योरी को कितने स्टेप्स में डिवाइड किया था? तो थ्योरी जो है वो एक स्टेप में डिवाइड हुई। ठीक है, पृथ्वी जो है वो एक बड़े सन जैसे टुकड़े से अलग हुई। उस समय उसका टेम्परेचर 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता गया और उस समय जो आज एलिमेंट्स मौजूद हैं उस समय के एनवायरनमेंट में भी प्रेजेंट रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे स्वतंत्र रूप में थे, फ्री फॉर्म में थे। क्यों फ्री फॉर्म में क्यों थे? क्योंकि उस समय के आदि पर्यावरण में, आदि वायुमंडल में क्या नहीं था? आजकल जैसा अनुकूलन नहीं था। उनके बीच में रिएक्शन हो ही नहीं सकती है क्योंकि टेम्परेचर इतना अधिक था, हाई था। ठीक है ना, तो इसीलिए सारे के सारे किस रूप में थे? फ्री फॉर्म में थे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। कोई भी कंपाउंड नहीं बना था, कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बने थे, सारे के सारे अपने अपने एटम के रूप में स्वतंत्र अवस्था में थे। जैसे जैसे टेम्परेचर कूल होता गया, पृथ्वी घूमी, रोटेट होती गई, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उन पर नीचे की तरफ अट्रैक्शन हुआ, तो जो भारी थे वो बिल्कुल बहुत गहराई में सेंटर में इकट्ठा हो गए। ठीक, जो उससे हल्के थे वो बीच में रहे, उनसे क्या बन गई? अर्थ क्रस्ट बन गई, पृथ्वी की सतह बन गई। और जो सबसे हल्के थे उन्होंने क्या बनाया? आदि वायुमंडल। आदि का मतलब होता है पुराना वाला, आज का नहीं, पुराना वाला। ठीक है ना, ऐसे वो बोल सकते हैं प्री एनवायरनमेंट। प्री एनवायरनमेंट, आदि वायुमंडल का निर्माण कर लिया हल्के तत्वों ने। ठीक है, तो बस इतना ही करना है आपको एटॉमिक स्टेज में। पहली हेडिंग हो गई। ठीक, दूसरी हेडिंग कौन सी है? मॉलिक्यूलर स्टेज। मॉलिक्यूलर स्टेज आएगी, आणविक अवस्था। ठीक है, और क्या बन जाएंगे? सरल, सिंपल, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक है, इनका फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर और कम होता गया, ठीक है, इन तत्वों में आपस में रिएक्शन करने की क्षमता डेवलप हो गई। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु ने हाइड्रोजन से रिएक्शन की, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना लिया। इस कंडीशन में क्या था? ये इस रूप में था, ये इस रूप में था, क्योंकि उस समय ये दोनों के बीच में रिएक्शन होने के लिए जो आवश्यक चीजें चाहिए थी वो उस समय अवेलेबल नहीं थी। ठीक है ना, जैसे इनको मौका मिला इन दोनों ने आपस में रिएक्शन की और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बन गया। हो गया ना मॉलिक्यूलर स्टेज। ठीक है, नाइट्रोजन ने नाइट्रोजन के एटम से रिएक्शन की, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाया। ठीक है ना, और ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अड़ बना लिया। बात समझ आई? फिर अब क्या हुआ, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ने हाइड्रोजन का जो अड़ था इसने ऑक्सीजन के परमाणु से रिएक्शन की, वाटर बना लिया। ठीक है ना, ये हो गया ना सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सरल अकार्बनिक यौगिक या पदार्थ। ठीक है ना। फिर कार्बन ने हाइड्रोजन से रिएक्शन की, क्या बन गया, मीथेन बन गया। तो इस तरह से पहले एटम ने एटम से अपने ही एटम से, ठीक है ना, परमाणु ने अपने ही परमाणु से विक्रिया की तो मॉलिक्यूल बनाया। फिर परमाणु ने दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन की तो क्या बन गया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बनेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। ठीक, ये सारी चीजें और एक चीज थी, उस समय का जो एनवायरनमेंट था, उस समय के एनवायरनमेंट में जो आदि वायुमंडल था वहां पर हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा थी। कौन से परमाणु सबसे अधिक मात्रा में थे, हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बहुत कम थी और इनकी ज्यादा थी। क्लियर हुआ क्या, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स ने किससे रिएक्शन की, ऑक्सीजन से, क्या बना लिया, जल बना लिया। अब उस समय के पर्यावरण में, वायुमंडल में ऑक्सीजन के परमाणु सारे के सारे जल बनाने में यूज हो गए। ठीक है ना, और इनकी हो गई अब कमी। आदि वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं रह गई। तो आदि वायुमंडल यानी कि जो आपका प्री एनवायरनमेंट था, ठीक है ना, प्री एनवायरनमेंट वो कैसा था, कैसा हो गया, रेड्यूसिंग टाइप का, रेड्यूसिंग यानी कि अपचायक। अपचायक का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फीचर है, जीवन की उत्पत्ति तभी संभव हो सकती है जब हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन नहीं हो। अगर ऑक्सीजन होगी तो क्या होगा, जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि इससे सड़न पैदा होती है, फर्मेंटेशन होता है। ठीक है ना, जो चीज बनेगी वो सड़ जाएगी। और डेवलप किसी चीज के निर्माण होने के लिए ये जरूरी है कि जिस अवस्था में जो चीज पहुंच चुकी है बन करके वो उसी स्टेज में रुकी रहे। समझ रहे हैं, क्योंकि जो उत्पत्ति हुई है वो ये थोड़ी ना कि आज स्टार्ट हुई कल खत्म हुई, आज स्टार्ट हुई वो लाखों वर्ष तक वो उसी रूप में पड़ी रही, खत्म भी, सड़ी भी नहीं। ऑक्सीजन के होने से क्या होता, जो चीज बन जाती वो फिर से नष्ट हो जाती। इसलिए ये जरूरी था कि हमारा जो आदि वायुमंडल हो उसमें ऑक्सीजन नहीं हो। तो ऑक्सीजन का न होना ही जीवन की उत्पत्ति हो पाने का सबसे प्रमुख कारण रहा। ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा थी, ऑक्सीजन के परमाणु कम थे। जितनी भी ऑक्सीजन थी वो सारी की सारी ऑक्सीजन पानी बनाने में खर्च हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इतनी मात्रा में ज्यादा थे कि अभी भी बहुत सारे हाइड्रोजन पानी के रूप में रहे और बहुत से हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में भी अभी भी मौजूद थे। ठीक है ना, लेकिन टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि ये सारे के सारे अभी भी कौन सी अवस्था में थे, गैसीय फॉर्म में थे। कौन से रूप में थे, जो कुछ भी बना वो सब कुछ ये, और ये तो खर्च हो गया बाद में, ये भी गैसीय फॉर्म में, ये भी गैस फॉर्म में, अमोनिया बनी वो भी गैस फॉर्म में, हाइड्रोजन साइनाइड बना वो भी गैस फॉर्म में। जितने भी मॉलिक्यूल्स बने थे इनऑर्गेनिक वाले वो सारे के सारे गैस फॉर्म में। कार्बनिक यौगिकों की उत्पत्ति, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओरिजिन। अब ये जो गैस फॉर्म में थे, फिर हुआ क्या, टेम्परेचर डाउन होने पर, टेम्परेचर डाउन हुआ, जो गैस
फॉर्म में गैस रूप में यौगिक थे, ठीक है ना, यौगिक थे, कौन, स्पेशली कौन, वाटर, ठीक है। इतनी ज्यादा मात्रा में ये वाटर वेपर बनी थी, जलवाष्प बनी थी कि बहुत कई किलोमीटर मोटे बादल जो है वो ऊपर एनवायरमेंट में तैर रहे थे। बहुत सारे मतलब कई किलोमीटर मोटे बादल, इतनी जलवाष्प उस समय वहां पर बन चुकी थी, ठीक है। कुछ एनवायरमेंट चेंज हुआ, इधर उधर हवा हुआ या कुछ कंडेंसेशन हुआ, इनके बीच में संघनन की क्रिया हुई और ये सारा जो बादल था वो रेन के रूप में कहाँ बरस पड़ा, पृथ्वी पर बारिश शुरू हो गई, ठीक है। अब ये पृथ्वी पर जब बारिश शुरू हुई, ठीक है, तो पृथ्वी का टेम्परेचर 5 से 6000 डिग्री सेल्सियस था, कुछ कम हुआ होगा, मान लो 3000 या 4000 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ गया होगा, समझ गए ना। जैसे ही ये बारिश इस पर गिरती थी, जिस तरह से रोटी बनाने वाला जो तवा होता है उसमें पानी डालो तो छन्नी से फिर से स्टीम बन करके फिर वापस, ऐसा होता है ना, और बिल्कुल वही कंडीशन हुई। जो भी बारिश यहाँ पर गिरती थी पृथ्वी पर, वो तुरंत ही वापस स्टीम बन करके फिर एनवायरमेंट में वापस चली जाती थी, ठीक है ना। बारिश हो रही थी, फिर जलवाष्प पृथ्वी पर टकराती थी, फिर वापस, ये सिलसिला लाखों वर्षों तक बारिश का चलता रहा, कई वर्षों तक, कई वर्ष का मतलब है लाखों में, ठीक है ना, बारिश ही होती रही। लेकिन ऐसा होते होते हुआ क्या, ये पृथ्वी का जो टेम्परेचर था वो इतने से घट करके 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। इस बारिश का फायदा ये हुआ, ठीक है। अब एक दिन बारिश हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो, अगर हो जाए तो सीतापुर बह जाएगा, लगातार होती है, मूसलाधार बारिश हो रही है और कितने दिनों तक हुई है, वर्षों में हुई है, ठीक है ना, लाखों वर्षों तक। तो हुआ क्या, कहीं पृथ्वी धंस गई, जहां जहां पृथ्वी धंस गई वहां समुद्र नहीं बने, महासमुद्र बन गए, ओशियंस का फॉर्मेशन हो गया, समुद्र बन गए, ठीक है। और इधर धंसी तो दूसरी जगह निकल आई, माउंटेन्स बन गए, इसका फॉर्मेशन हो गया, समुद्रों और पर्वतों का निर्माण हुआ जब इतनी भीषण बारिश लाखों वर्षों तक लगातार होती रही। जो चीजें अभी तक एनवायरमेंट में थी वो सारी की सारी बह करके उस सागरों के पानी में इकट्ठी हो रही थी, ठीक है। तो इन कार्बनिक यौगिकों को आपस में रिएक्शन करने का एक मौका मिल गया, ठीक है ना। फिर इन तत्वों ने आपस में रिएक्शन कर करके क्या बनाए, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए, ठीक है ना। उनमें से जैसे सिंपल सुगर्स बनी, सिंपल सुगर्स, सरल शर्कराएं, सरल शर्करा, ठीक है। एमिनो एसिड्स बने, एमिनो एसिड्स, अम्ल, अमीनो एसिड्स बने। और क्या बना, लिपिड्स, लिपिड्स की जगह पर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स पढ़े हैं केमिस्ट्री में, इनको वसीय अम्ल कहते हैं, क्या बोलते हैं, वसीय अम्ल, ठीक है। और क्या बने, एल्कोहल्स बन गए, एल्कोहल्स बने, और कीटोन्स बने, ठीक है। और एल्डिहाइड्स बने, ठीक है। फिर इन्हीं के साथ साथ और क्या बने, प्यूरिन्स बने और पायरीमिडीन्स बन गए, ठीक है। प्यूरिन्स क्या होते हैं, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। उस दिन हमने आपको भूलवश प्यूरिन्स में हमने लिखा दिया था CuT,
वो गलत था। प्यूरिन्स में होते हैं केवल 2, एडेनिन और ग्वानिन। इनको सही कर लीजिएगा दिमाग में। ये होते हैं 3, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। कैसे याद रखेंगे? प्यूरिन्स की स्पेलिंग छोटी है, पायरिमिडिन्स की स्पेलिंग बड़ी है। तो 2, इसमें के 2 आएंगे, एडेनिन और ग्वानिन। और जो पायरिमिडिन्स होते हैं उनमें 3 आएंगे, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो ये सारे जो अभी बने हुए हैं ये किसके कंपोनेंट्स हैं? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थर्ड स्टेप में बने हैं ये किन चीजों के कंपोनेंट्स हैं? हमारे बायोमोलिक्यूल्स का। बायोमोलिक्यूल का मतलब जिनसे हमारा शरीर बना होता है, उन्हीं के ये छोटे छोटे यूनिट हैं, घटक हैं। बात समझ आई ना? जैसे प्यूरिन और पायरिमिडिन, फिर सरल शर्कराएं और कुछ एसिड जैसे फास्फोरिक एसिड, ये सब 3 मिलेंगे तो क्या बनेगा? डीएनए की एक छोटी यूनिट जिसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, वो बन जाएगा, है ना? और जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स बनाएंगे। तो 2 चीजें हो गई, सरल शर्कराएं बनी, और सरल शर्कराएं जुड़ेंगी आपस में तो कॉम्प्लेक्स शुगर्स, जटिल बड़े मॉलिक्यूल्स बनेंगे शुगर के, है ना? जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल शुगर है, समझिएगा? ये इससे क्या होती है? शरीर को, हमारे शरीर को इन सिंपल शुगर से एनर्जी मिलती है। और हम खाते क्या है? स्टार्च, रोटी, आलू, है ना? तो इनसे हमें क्या, कौन सी शुगर मिलती है? स्टार्च मिलता है, ठीक? और स्टार्च बॉडी में जाकर के डाइजेस्ट होता है तो सिंपल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या नाम देते हैं उसको? ग्लूकोज। तब जाकर के हमें एनर्जी मिलती है। तो सबसे पहले जब पृथ्वी पर बना था शुगर, वो सिंपल शुगर थे। फिर इन लोगों ने आपस में जुड़ करके क्या बना लिए? स्ट्रक्चरल शुगर। स्ट्रक्चरल शुगर का मतलब होता है जो बॉडी की संरचना को बनाए, संरचनात्मक शर्कराएं। जैसे ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया। आपने पढ़ा है प्लांट सेल में सेल वॉल किसकी बनी होती है? पादप कोशिका की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। तो सेलुलोज क्या है? सेल वॉल बना रही है। तो स्ट्रक्चरल शुगर हो गई ना ये, है ना? स्टार्च शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये एक बड़ी शुगर है, यानी कि ये पॉलीसेकेराइड है। और ग्लूकोज क्या है? मोनोसेकेराइड। तो शुरुआत में जो कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे थे वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वाले थे, और इनके जुड़ने से बड़ी बड़ी शर्कराएं बाद में बन गई, ठीक है? तो इन छोटे जो आपके मोनोसेकेराइड्स थे या मोनोमर्स थे, ये आपस में जुड़ करके मैक्रोमर्स या उससे बड़ी चीजें पॉलीसेकेराइड के मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, ठीक है? तो ये सारी चीजें जो है आपके थर्ड स्टेप में इनका फॉर्मेशन हो गया, ठीक है? फोर्थ स्टेप में आते हैं। फोर्थ स्टेप में थर्ड स्टेप में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हुए थे वो सब एक जगह इकट्ठा हुए। कहाँ इकट्ठा हुए? समुद्र के पानी में, ठीक है? ओशियन के वाटर में सारे के सारे कार्बनिक तत्व इकट्ठा है, ठीक है ना? अब स्पेशली जो प्रोटीन्स थी, कौन? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में आवेश होने की वजह से प्रोटीन्स के जो पार्टिकल्स थे ये कैसे थे? चार्ज थे, आवेशित थे। आवेशित होने के कारण प्रोटीन्स के कणों में दूसरे कार्बनिक तत्वों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता थी। तो ये प्रोटीन्स के कण दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स के अणुओं को, लिपिड के अणुओं को, ठीक है ना, और कुछ और दूसरी प्रोटीन्स के पार्टिकल्स को अपनी ओर आकर्षित करके अपने से चिपका लेते थे, ठीक है ना? तो क्या बन गए? ऐसे पार्टिकल्स का नाम क्या रखा गया? कोलाइड बन गए। समझ आया? कोलाइड बने, क्लियर है? अब एक कोलाइड का पार्टिकल, एक कोलाइड बना, इसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, सब कुछ है, ठीक है ना? फिर अब इस कोलाइड ने दूसरे कोलाइड को अपनी तरफ आकर्षित करके जोड़ लिया, तो ये बनी। इसने एक और कोलाइड को जोड़ा तो ये बनी। तो कोलाइड से क्या बन गया? कोलाइडल सिस्टम। पहले कोलाइड बना अकेला था, फिर क्या बन गए? कोलाइडल सिस्टम, कोलाइडल तंत्र बने।
ठीक, अब इन कोलाइडी तंत्र ने ऐसे ऐसे कोलाइडल सिस्टम्स को अपने से जोड़ा, ठीक है, तो एक बड़ा ग्रुप बन गया, समझ आया। इन कोलाइडल सिस्टम्स के बड़े मॉलिक्यूल्स को एक साइंटिस्ट थे सिडनी फॉक्स, कौन थे? सिडनी फॉक्स ने नाम दिया था, ये किसके बने हुए हैं? प्रोटीन्स के, ठीक है ना। तो इसका नाम दिया था प्रोटीनाइड माइक्रोस्फीयर, प्रोटीनाइड माइक्रोस्फीयर। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा जाएगा, इसकी कोई हिंदी नहीं होती है। प्रोटीनाइड माइक्रो स्फीयर, ठीक है ना। ये प्रोटीनाइड माइक्रोस्फीयर नाम किसने दिया? सिडनी फॉक्स ने। इन्हीं प्रोटीनाइड माइक्रोस्फीयर को ओपैरिन ने क्या नाम दिया? कोएसरवेट। क्या नाम दिया? कोएसरवेट्स, ठीक है ना, बात समझ आई। अब कोएसरवेट्स क्या करते थे? कोएसरवेट्स किसके बने हैं? वही सब प्रोटीन्स, स्पेशली प्रोटीन है, क्योंकि इनको बनाने में योगदान किसका रहा? प्रोटीन्स का। क्यों? उनमें अट्रैक्शन की पावर थी, क्योंकि वो कैसे थे? चार्ज्ड पार्टिकल्स थे, आवेशित थे। उसमें धनावेश और ऋणावेश दो एंड होते थे। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें एक साइड में ऋणावेश और दूसरे साइड में धनावेश, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते थे, ठीक है। और मिल करके या तो पहले प्रोटीनाइड माइक्रोस्फीयर्स बने, प्रोटीन युक्त छोटे छोटे आवरण या कण, और उन्हीं को नाम दिया एआई ओपैरिन ने कोएसरवेट्स का, ठीक। अब ये कोएसरवेट्स क्या करते थे? समुद्र के पानी में पड़े हुए तैर रहे थे, ठीक है ना। दूसरे कोएसरवेट्स को भी अपनी ओर अट्रैक्ट करके बड़े बड़े कोएसरवेट्स बना लेते थे, ठीक। धीरे धीरे क्या हुआ? इनकी जो लिमिट होती थी, एक लिमिटेशन थी कि इतने बड़े पार्टिकल्स ही हम बना सकते हैं। जैसे आप कोई इसे खेल में को ईंट के ऊपर एक ईंट ऐसे घेरते चले जाए, फिर एक लिमिट आएगी, वो लुढ़क जाएगा, है ना। तो ऐसे ही कोएसरवेट जुड़ करके अपने साइज को लगातार बड़े कर रहे थे, ठीक। एक स्थिति ऐसी आती थी कि ये फट जाते थे और बहुत सारे कोएसरवेट्स आसपास बिखरे हुए दिखने लगते थे। तो इसको नाम दिया गया कि कोएसरवेट्स में क्या क्या होता है? क्या होता है? रिप्रोडक्शन, जनन जैसी क्रिया दिखाई दे रही है, ठीक है ना, कि इनमें प्रजनन हो रहा है, ठीक है। दूसरा, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ करके बड़े हो रहे थे, यानी कि साइज इनका बढ़ रहा था, तो क्या बताया गया कि इनमें ग्रोथ हो रही है, ठीक है। फिर तीसरी चीज, इनमें न्यूट्रिशन कैसा होता था? एनारोबिक न्यूट्रिशन, पोषण कैसा था? अवायवीय, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसको बोल सकते हैं, अवायवीय पोषण से इनको क्या मिल रही थी? एनर्जी मिल रही थी, ठीक है ना। ये बिल्कुल इस तरह से था जैसे जब ये टूट जाते थे दूसरे कोएसरवेट्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ठीक, तो इनके अंदर उस एलिमेंट्स की कमी नहीं हो जाएगी भाई, जो इनसे टूट करके अलग हो गया, ठीक, तो उस तत्व की इनके शरीर में कमी हो रही थी। उस कमी को पूरा करने के लिए ये समुद्र के पानी से दोबारा से उस चीज को अपनी बाल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेते थे, ठीक है ना। फिर ग्रोथ इनकी होने लगती थी। जैसे हमारी ग्रोथ होने के लिए क्या जरूरी है? बाहर से भोजन लेते हैं, नहीं लेते हैं, तो शरीर में एनर्जी बनेगी, बात समझ आई। तो ऐसे ही जब ये फट जाते थे तो इनका साइज छोटा हो जाता था, तो उस चीज को पूरा करने के लिए ये समुद्र के पानी से फिर से उस चीज को एब्जॉर्ब करते थे, ठीक, फिर इनका साइज बड़ा हो जाता था। तो क्या हुआ इनमें? एक तरह से भोजन ही तो कर रहे हैं, समझ आया ना। एरोबिक न्यूट्रिशन, इसको नाम दिया गया एनारोबिक न्यूट्रिशन।
ठीक। और इससे जो कंपाउंड्स अंदर थे वो फर्मेंट हो रहे थे, फर्मेंट होते थे, इनमें किण्वन के समान एक प्रोसेस होती थी जिससे उनको एनर्जी मिल जा रही थी, ठीक है। तो इन सब चीजों के कारण क्वासरपेट्स को क्या नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, या प्रीबायोटिक स्ट्रक्चर्स, प्रीबायोटिक संरचनाएं, ठीक है ना। इसलिए क्वासरपेट्स को ये नाम दिया गया। फिर क्या आता है, इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है, अपने ऊपर ही डिपेंड रहना, समझ आया ना। सो वैयक्तिकता, वैयक्तिकता का मतलब है किसी से कोई लेना देना नहीं है, एक तरह से सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं, ठीक। तो सेल्फ डिपेंडेंसी तो थी, ये अपने आप साइज में बड़े हो रहे थे, अपने आप चीजों को अट्रैक्ट करके जुड़ करके साइज ग्रोथ कर रहे थे, है ना। तो इस तरह से ये एक तरह से क्या प्रदर्शित करना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने, इंडिविजुअलिटी स्टार्ट कर दी। दोस्तों उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगले 4 स्टेप्स में क्या हुआ जानने के लिए ज़रूर देखिए हमारा इसी टॉपिक का अगला भाग। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।